साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो, कैसा आहेस। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। साथियों जो टॉपिक आज मैंने चुना है डिस्कस के लिए, ये टॉपिक काफ़ी यूनिक है। साथियों पहली बार ऐसा मुझे लगा कि हम लोग ऐसी गलतियां करते हैं वाइल फाइलिंग अ डिवोर्स पिटिशन, जिसका जो खामियाजा जो है हमें भुगतना होता है ट्रायल कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी। और अच्छा केस होने के बावजूद भी हम अपना ही केस खराब कर देते हैं और अंतोगत्वा दोष देते हैं हम एडवोकेट साहब को। साथियों गलती वकील साहब की नहीं है भाई, उनको ये था कि आपको न्याय दिलवाना है बहुत जल्दी। वो बिलीव कर रहे थे स्पीडी जस्टिस पर तेज चलते चलते आपका नुकसान कब हो गया आपको पता ही नहीं चला। वो मालूम कब पड़ा, जब आपके सामने रिजल्ट आया कि आपका डिवोर्स केस रिजेक्ट किया जाता है। साथियों बगैर डिस्कस के, बगैर नीति के कोई युद्ध नहीं लड़ा जाता। और पॉलिटिक्स भी यही कहती है कि जब तक नीति नहीं है मत लड़ो, नीति है फिर लड़ो, तभी आपको जो है रिजल्ट्स मिलेंगे। साथियों जब भी हम डिवोर्स केस फाइल करते हैं तो हमारा गुस्सा 7वें आसमान में होता है। डिवोर्स केस फाइल करने के बाद जब उसको लड़ते हैं तब भी ये स्थिति होती है और अल्टीमेटली हम केस को हार जाते हैं। साथियों डिवोर्स केस इंडिया में कोई नई स्थिति नहीं है। हर तीसरे घर में जो है डिस्प्यूट हैं और वो मामले जब कोर्ट कचहरी तक पहुंचते हैं और लड़के का और लड़की का साथ रहना असंभव हो जाता है, तो वहाँ पर लड़के के पास डिवोर्स के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। और साथियों हिंदुस्तान में गंजापना लड़कों में ज़्यादा होता है और इसी तरीके से डिवोर्स केस फाइल करने की जो रुचि होती है या जो कैपेसिटी होती है या जो उत्सुकता होती है वो लड़कों में ज़्यादा होती है एज़ कंपेरिजन टू लड़की। क्योंकि लड़की को मालूम है कि अगर तलाक मैंने फ़ाइल कर दिया तो मुझे खर्चा नहीं मिलेगा और बहुत ही कम खर्चे पे मुझे अपना गुजारा करना पड़ेगा। तो लड़का जो है केस फाइल करता है, बट केस फाइल करने के दौरान और केस फाइल करने के साथ साथ कुछ प्रोटोकॉल प्रिकॉशंस वो नहीं ले पाता है, अल्टीमेटली वो केस को हार जाता है। साथियों आप सबको इस बिंदु पर इनलाइटन करने के लिए आज की क्लास में जो मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ उसमें एक एक कंटेंट को जो है आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा, ताकि जब भी हम ड्राफ्टिंग करने बैठें तो हमें किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखना होगा और किस तरह से हमें आगे बढ़ना होगा ये आप समझ सकें। साथियों एक्सपीरियंस दो तरीके से आता है कि आप खुद काम करो, फेलियर को फेस करो और एक्सपीरियंस ले लो, या जिन लोगों ने एक्सपीरियंस लिया है उनके जो इंसिडेंट्स हैं, जो उनके इंस्टांस है, उनको देखकर सीख लो, इम्प्रोवाइज़ कर लो, ताकि नुकसान की पॉसिबिलिटी जो है वो कम से कम हो। क्लियर है बात ये। तो साथियों जो टॉपिक आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो टॉपिक नहीं है, किसी व्यक्ति का एक्सपीरियंस है कि जब उसने डिवोर्स केस को लड़ा तो उसने क्या क्या गलतियाँ करी और अल्टीमेटली उसको जो है नुकसान वहाँ पर खाना पड़ा। साथियों जजमेंट है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। जजमेंट की तारीख है 14/11/2024। डॉक्टर भागीश बनाम रिंकी के नाम से जो है जजमेंट है। साथियों इस मामले में जो डॉक्टर भागीश हैं ये एप्लीकांट हैं, पिटिशनर हैं या अपीलांट हैं। साथियों इस केस में उन्होंने एक पिटिशन जो है दाखिल करी डिवोर्स की, धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम के तहत। उसमें का कहना यह था कि मुझे मेरी पत्नी से तलाक चाहिए क्योंकि मेरी पत्नी ने मेरे साथ सीवियर क्रुएल्टीज जो है कारित की। इंस्टेंस को उन्होंने कैसे बताया कि मेरा विवाह रेस्पोंडेंट के साथ एज पर हिंदू राइट्स एंड कस्टम हुआ था। शादी अयोध्या में हुई थी। शादी के बाद मेरी पत्नी ने मुझे लगातार प्रताड़ित किया और मुझे हैरेस किया, ह्यूमिलेट किया, जिस कारण मेरा इसके साथ रहना संभव नहीं है। ये तो है एक स्टोरी या एक फैक्ट जो कि हर व्यक्ति कोर्ट में रखता है। पर साथियों इस केस के इंसेप्शन के पीछे जो संभावनाएं थी, जो पॉसिबिलिटीज़ थी, जो फैक्चुअल स्कोर था, उस पर इन्होंने जो है जोर नहीं दिया। इन्होंने जो स्कोर कोर्ट को बताया वो हाईली कॉम्प्रोमाइज था। इन्होंने कोर्ट से क्या कहा कि मैं एक गवर्नमेंट डॉक्टर हूँ, पढ़ा लिखा हूँ। 2010 में मैं रेस्पोंडेंट से मिला था। ये मुलाकात मेरी फैज़ाबाद में हुई थी। चूँकि मैं उस शहर के लिए नया था तो मुझे हेल्पर चाहिए थी काम के लिए, तो मैंने अपने परिवार और जो लड़की है उसके परिवार की सहमति से उसको जो है अपने घर में एज अ हेल्पर अपॉइंट किया। मुझे बाद में मालूम पड़ा कि जो इसके पिताजी जो हैं वो क्रॉनिक ड्रिंकर हैं, इनकी जो माताजी हैं उसका बैड कैरेक्टर है। इसके बावजूद भी जब लड़की ने अपना रोना रोया, अपने आंसू बहाए, तो मेरा दिल पिघल गया। मैंने कहा भाई तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसकी एजुकेशन पे मैंने खर्चा किया, इसका जो भाई है उसकी जो एजुकेशन थी उसमें मैंने खर्चा किया, क्योंकि इसके अनुसार जो इसके माँ बाप थे, जो उनकी हरकतें थी, जिस कारण से
इसकी और इसके भाई की जो एजुकेशन थी वो अफेक्ट हुई थी, प्रभावित हुई थी। जब कोई लड़का और लड़की एक कमरे में होंगे तो क्या होगा, हम तुम एक कमरे में बंद हों और चाबी खो जाए, वही तो होगा। तो इनके बीच में जो है रिलेशनशिप डेवलप हो गए और अल्टीमेटली ये रिलेशनशिप चले काफ़ी लंबे टाइम तक। इन द मीन वाइल जो लड़की के फादर हैं ये बीमार पड़ गए। एक तरफ तो कंसेंट एप्लीकांट ये कहता है कि जो कंसेंट रिस्पोंडेंट हैं, जो उसके फादर हैं, जब बीमार पड़े तो उनकी बीमारी पे खर्चा मैंने किया, और ऑन द कॉन्ट्री जो कुछ भी उनके पास था वो अपनी बच्ची को जरिए बिल दे गए। तो 3 कैरेक्टर जो है एक ही आदमी के फाइल पर आ गए। एक तरफ तो वो पियक्कड़ है, मीन्स क्रॉनिक ड्रिंकर है, दूसरी तरफ बीमार पड़ गया तो एक्सपेंडिचर मैंने बहन करे, और तीसरी बात जो उसकी संपत्तियां थी वो अपनी बेटी को दे गया बाय द वे ऑफ विल, जो कि उसने लिखी 15 अक्टूबर 2015 को। साथियों, इनका कहना ये था कि जब इनके पिताजी एक्सपायर हुए तो जो इनकी माताजी थी वो भी आ गई। घर में रोज़ जो है ड्रामा शुरू हो गया और माँ बेटियाँ लड़ रही थी फाइनेंस के इशू पे। माँ कहती है प्रॉपर्टी मुझे मिलनी चाहिए, बेटी कहती है प्रॉपर्टी मुझे मिलनी चाहिए। मैंने कहा भाई इस मामले को सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। तो इन माँ बेटियों ने मुझे सुझाव दिया, मुझे कंपेल किया कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। लिव इन में जो है कब तक रहोगे, तो मैंने 8/11/15 को कंसर्न रेस्पोंडेंट से विवाह कर लिया। ये विवाह अंडर प्रेशर हुआ था। मैरिज को इन लोगों ने नोटराइज भी कराया और ये सिविल कोर्ट फैज़ाबाद में 9/5/16 को एग्रीमेंट के जरिए नोटराइज भी हो गया और अल्टीमेटली मैरिज को रजिस्टर भी कराया, और ये बात 18 अक्टूबर 2016 की है। इसका कहना था कि विवाह से पहले सब कुछ ठीक चलो, ये है मेजर मिस्टेक। और विवाह होते ही अचानक से इसने रोक लगाना शुरू कर दी मुझ पर कि तुम तुम्हारे माता पिता से नहीं मिलोगे। इसने मेरे ऊपर बाल्ड एलिगेशन लगाना शुरू कर दिए कि तुम्हारे फला फला से संबंध है। इसने मेरे खिलाफ फर्जी केसेस जो है दर्ज कराए। इसके भाई ने मुझे ब्लैकमेल किया और कहा कि जीजा जी तुम्हारे ऑप्शंस हमारे पास हैं, तुम्हारी इमेजेस हमारे पास हैं, तुम्हारी वीडियो हमारे पास हैं और इसको हम जग जाहिर कर देंगे। और उन्होंने ये एक्टिविटी करी है बाय डूइंग द मैनिपुलेशन, और ऐसा करते हुए मुझे मेंटल हैरेसमेंट कॉज किया। इनका कहना यह कि मेरे पत्नी के द्वारा मेरे साथ जो है मारपीट की गई, मुझे फिज़िकली असॉल्ट किया गया, मुझे बालों से पकड़कर खींचा गया और वो मुझे बिस्तर से अब धक्का दे देती थी। वो अपने भाई को उकसाती थी कि अपने जीजा पे हमला करो। ये ग्रेव स्टोरी लेकर जो ये पिटिशनर था बिफोर कोर्ट पहुंचा। इसका ये कहना था कि जो घर बन रहा था उस पर भी जबरन कब्जा करने का प्रयास किया गया। जो मजदूर वहाँ काम कर रहे थे उनको हटा दिया गया और ये कहा गया कि ये घर हमारा है, अब हम इसको आगे तैयार करवाएंगे अपने हिसाब से। इनका ये कहना था कि 29 मई 16 को भी मेरे ऊपर जानलेवा हमला कराया गया और मैंने ये मैटर जो है रिपोर्ट किया, पर अल्टीमेटली ऐसा कोई रिपोर्ट या उसका कोई रिकॉर्ड फाइल में पेश नहीं किया गया। कोर्ट ने इस बात को जो है एडवर्स माना। इनका कहना था कि मेरी वाइफ ने मेरे खिलाफ जो है एक रिपोर्ट लिखा दी मिसिंग की 12/6/2016 को, और 13/6/16 को भी उसने एक रिपोर्ट लिखाई कि मेरा पति अन्य 2 लोगों के साथ में घर में आता है और मेरे साथ जबरन सेक्स करने का प्रयास करता है। ये रिपोर्ट भी झूठी पाई गई। ये रिपोर्ट मीडिया कवरेज के लिए, मुझे डिफेम करने के लिए दर्ज कराई गई ताकि मुझे एक्सप्लॉइट और एक्सटॉर्ट किया जा सके। इनका कहना यह था कि मेरी पत्नी ने एक रिपोर्ट दर्ज करी 14 जुलाई 2016 को प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एंड हेल्थ साइंस को कि मेरा पति जो है मेरा शोषण करता है, मुझे एक्सप्लॉइट करता है और जो एलिगेशंस हैं मुझ पर गलत शरत लगाए गए और ये एलिगेशंस जांच में जो है गलत पाए गए। इनका ये भी कहना है कि मेरी पत्नी ने 22 जुलाई 2016 को CMHO को जो है रिपोर्ट किया मैटर और मुझे ब्रांड किया एज अ करप्ट डॉक्टर या इमोरल डॉक्टर, और इन्वेस्टिगेशन हुई, सारे एलिगेशंस जो है बेसलेस पाए गए। इनका ये भी कहना है कि 2 अगस्त 16 को मेरे खिलाफ रिपोर्ट किया गया मैटर वुमेन कमीशन को, और अल्टीमेटली मेरी वाइफ ने मेरे लिए एक वेब ऑफ कंप्लेंट जो है क्रिएट कर लिया, एक ऐसा भंवर जाल, मैं उसमें जो है फंस के रह गया। इनका ये कहना है कि जब मेरे पिताजी बीमार थे, मीन्स उनको पैरालिसिस था, मेरे भाई को जो है ब्लड कैंसर था, मैंने अप्लाई किया ट्रांसफ़र के लिए लखनऊ में, उसको भी जो है इन्होंने ऑब्जेक्ट किया। और इन द मीन वाइल 2/9/16 को मेरे खिलाफ 498A 323 504 506 377 467 468 313 IPC के तहत कंसर्न थाने पर जो है रिपोर्ट भी दर्ज करा दी और अल्टीमेटली ये SP के पास भी गई 18 अक्टूबर 16 को।
2/11/16 को विद एप्लीकेशन की कोई भी कार्रवाई उस रिपोर्ट पर नहीं हो रही है। जो हरकत मेरी पत्नी ने करी है जिससे मेरी हेल्थ भी अफेक्ट हुई, मुझे हाइपरटेंशन हो गया, मुझे हेल्थ डिजीज़ हो गई। इन द मीन वाइल इसने 9/11/16 को मुझे थ्रेट किया, घर में घुसने की धमकी दी। मैंने पुलिस कार्रवाइयाँ करी पर मेरी सारी कार्रवाइयाँ जो है विफल रहीं और अल्टीमेटली मुझे जो है न्याय दिलाया जाए। अगर मुझे न्याय नहीं दिलाया गया तो मेरी लाइफ और लिबर्टी जो है वो इंडेंजर हो जाएगी। पिटिशन जैसी दिख रही है वैसी रिकॉर्ड पे थी नहीं, क्योंकि जो मटेरियल एविडेंस थे वो कॉम्प्रोमाइज़ थे। जो भी इंस्टेंस बताए गए, खासकर वो जो रिपोर्टिंग वाले हैं, उन तक को रिकॉर्ड पर पेश नहीं किया गया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो स्टोरी इन्होंने कुक करी थी उसके विपरीत लड़की ने जो स्टोरी पुटअप करी वो काफ़ी हद तक कोर्ट को कन्विंस करने में समर्थवान थी। इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ कि आप लोग ड्राफ्टिंग को लेते हो कैजुअल कि ट्रायल कोर्ट में वकील चलता फिरता कर लो, सबसे बड़ी मिस्टेक। आपको वकील बेहतर करना होगा और आपको ड्राफ्टिंग प्रॉपर करनी होगी, क्योंकि डिवोर्स केसेस में 80% केस का जो फेट है जीतने का वो डिपेंड करता है कि आपने ड्राफ्टिंग किस तरह से करी है और क्या फैक्ट जो है कोर्ट को बताएं। अगर ड्राफ्टिंग गड़बड़ आपकी है, मटेरियल फैक्ट कॉम्प्रोमाइज्ड है या उसको नहीं रखा गया, तो अल्टीमेटली उसका नुकसान जो खामियाजा जो है वो आपको ही भुगतना होगा। ये बात आपको दिमाग में सेट करनी पड़ेगी। साथियों, इस केस में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, जो लड़की ने अपना जवाब दिया उसमें उसका अटैक किया था कि डॉक्टर साहब ने जो फैक्ट्स हैं उनको मिसलीड किया। उसने एलिगेशंस को डिनाई कर दिया। उसका कहना यह था कि शादी जो है हमारी फ्री विल से हुई। उसका कहना यह था कि लंबे टाइम तक हम संबंधों में रहे। डॉक्टर मेरे साथ रोज़ सेक्स करता था, मैंने मना नहीं करा और अल्टीमेटली इसने कहा मैं शादी करना चाहता हूँ, तो मैं सहमत थी और ये भी सहमत थे। इनका कहना यह था कि रिलेशनशिप जो हमारे बीच में रहे वो मैत्रीपूर्ण रहे। इसका कहना यह था कि बाद में जब संबंध खराब हुए उसका एकमात्र कारण ये था कि डॉक्टर जो है उसके किसी अन्य महिला से अवैध संबंध थे, जिसका नाम था आराधना मिश्रा, जिस कारण ये मुझसे डिवोर्स चाहता था। जबरन मुझे ये कोर्ट में ले गया, वहाँ मुझसे इसने डॉक्यूमेंट जो है साइन कराया डिवोर्स डीड का और अल्टीमेटली ये मुझसे ये इनके प्रकरण छुटकारा चाहता था। मैंने कानूनी मदद ली, जिस कारण मैंने FIR दर्ज करा दी। इसको डर था कि मैं अरेस्ट ना हो जाऊँ, तो इसने कानूनी सलाह से मुझसे राजीनामा करके शादी को जो है ना केवल रजिस्टर्ड कराया अपिटू प्रॉपरली जो है नोटराइज कराया, जिस कारण से मैंने ये कंप्लेंट जो है विड्रॉ कर ली विद अश्योरेंस कि ऐसा बिहेवियर रिपीट नहीं होगा, पर यह बिहेवियर रिपीट करता रहा। अल्टीमेटली इसने मुझ पर आरोप लगाया कि मैंने इसके साथ मारपीट करी है। मैंने कहा मैं तैयार हूँ मेडिकल बोर्ड के लिए, पर इसने मेडिकल बोर्ड से जांच कराने से मना कर दिया। ये शो करता है बिल्कुल कंडक्ट। इसके अलावा 20 फरवरी 17 को जब मैंने पुलिस को कॉल किया कि बस मारपीट हो रही है, इससे प्रस्ताव दिया काउंसलिंग करने का और मॉनेटरी रिलीफ के नाम पर मुझे चेक दिया 5,000 रुपये का। वो चेक मैंने बैंक में लगाया, वो चेक भी बाउंस हो गया। मैंने केस किया डोमेस्टिक वायलेंस का, उसमें ये केस जो है इसके विरुद्ध तय हुआ है और अल्टीमेटली उसमें कोर्ट ने इनको पाबंद किया कि आप घरेलू हिंसा कार्य मत करो। और अल्टीमेटली जो भी सहायता है मॉनेटरी बेनिफिट से मुझे दिए गए और ये ऑर्डर भी जो है फाइनलाइज हो चुका है। बट ये फैक्ट्स ना केवल कॉम्प्रोमाइज थे, अभी तो उनको छुपाया गया ताकि ये इनके प्रकरण जो है गलत बेनिफिट कोर्ट से ले सके। साथियों, इस केस में जो कंसर्न एप्लीकांट है उसने खुद के और अपने फ्रेंड के बयान कराए और जो रेस्पोंडेंट है उसने खुद के और अपनी माँ के जो है बयान कराए। साथियों, इस केस में कोर्ट ने सारी स्थितियों और परिस्थितियों को देखा, पर सबसे हैरानी की बात यह थी कोर्ट ने कहा कि 2010 से आप 16 तक एक संबंधों में हो, आप सेक्स कर रहे हो, सेक्स को एंजॉय कर रहे हो। अल्टीमेटली ऐसा हुआ क्या कि अचानक जो है आपको डिवोर्स लेना पड़ गया और अल्टीमेटली जो है आपको डिवोर्स जो है फाइल करना पड़ा। इन 6 सालों में क्या क्रूरता हुई है, ऐसा कोई फैक्ट जो है आप नहीं रख पाए हो, ये फैक्टल मानो। दूसरी बात ये थी कि इसने कहा कि मेरे खिलाफ कंप्लेंट्स हैं वो फ्राइवलस हैं, मुझे इल्ट्रेट किया गया है, मुझे हैरेस किया गया है। ये सारे फैक्ट्स कंसिडर नहीं करे कोर्ट ने, बट कोर्ट ने यहाँ पर एम्फेसाइज किया ऑन बेसिक जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट दैट इज टाइटल्ड एज समर घोष बनाम जया घोष। जजमेंट है 2007 का, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि कोई भी पैरामीटर क्रूरल्टी का नहीं है। बट ये ध्यान रखना है कंसर्न व्यक्ति को कि जब वो क्रूरल्टी के बेसिस पे केस को लेके आ रहा है तो उसको ये प्रकट करना होगा कि क्रूरल्टी डज नॉट मीन्स मियर वियर एंड टीयर ऑफ मैरिज, क्रूरल्टी मीन्स द ग्रेव क्रूरल्टी। और ऐसी क्रूरल्टी कॉन्स्टेंट होनी चाहिए, अगर वो नहीं है तो यहाँ पर निश्चित रूप से वो केस का रिजल्ट जो है अफेक्ट करेगी। साथियों, आपको एक बात ध्यान रखनी है, धारा 23 हिंदू मैरिज एक्ट की, वो ये कहते हैं कि अगर आपने अपनी पत्नी को माफ़ नहीं किया है तो ऐसे सिनेरियो में भी एक मजबूत केस बनता है नॉन कंडेनेशन पर क्रूरल्टी का। यहाँ पर जो बयान फाइल पर आए उसमें एक कथन कि 2013 से 16 तक लगातार मैंने सेक्स किया है,
मेरी पत्नी के साथ में, यह अपने आप में ही क्रूअल्टी को डिसॉल्व करता है। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि वो लड़की ख़राब है, नुकसान कर रही है मेरा, और ऑन द कॉन्ट्री आप सेक्स भी कर रहे हो। तो सेक्स करना आपका अधिकार हो सकता है तब तक जब तक वाइफ कंफर्टेबल है, पर जब वाइफ डिस्कम्फर्ट है, ऐसा आपका आरोप भी है, और वाइफ बदनीयती पूर्वक आप पर झूठे आरोप लगा रही है और आपको हैरेस कर रही है, आपको फैमिली से मिलने नहीं दे रही है, और ऑन द कॉन्ट्री आप सेक्स कर रहे हो, तो ये पॉइंट जो है खिलाफ गया लड़के के, अल्टीमेटली वो केस को हार गया। तो ये जजमेंट जो है हमें सिखाता है 5 महत्वपूर्ण बातें कि अगर आपकी वाइफ के साथ सेक्स कंटिन्यू है इवन जस्ट प्रायर टू फाइलिंग ऑफ डिवोर्स पिटिशन, तो ये मांग के चलेगा कि आप क्रूअल्टी कंडोम कर रहे हैं। एक बार आपने सेक्स कर लिया, उसी बिंदु पर उसी टाइम क्रूअल्टी कंडोम हो जाती है। अब फर्दर क्रूअल्टीज क्या होंगी, इसके लिए आपको वेट करना होगा। अगर वेट नहीं कर सकते हो तो नुकसान आपको खाना पड़ेगा। दूसरी बात है कि प्लीडिंग्स जो है इट मस्ट नॉट बी इनकंसिस्टेंट। तीसरी बात है कि आपको जो भी मटेरियल एविडेंसेस है वो पेश करनी पड़ेंगी। और चौथी बात, अगर आपके आरोप स्पेसिफिक हैं और ये भी आरोप है कि आपने कंसर्न थाने पर या कंसर्न पुलिस में शिकायत करी, तो वो भी कॉर्पोरेटिंग एविडेंस फाइल पर होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो वो फेटल है। और पांचवी बात ये है कि अगर रिलेशनशिप लंबे हैं और अचानक केस कर दिया, मटेरियल फैक्ट कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए, और वाइफ ने जो केसेस कर रखे हैं और जो वाइफ की स्टोरी है उस कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा कॉन्फिडेंस रिपोज कर रही है, तो वहाँ पर स्थिति बन जाएगी आपके केस हारने की। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है, डिमोरलाइज नहीं होना है, पर ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको ध्यान में रखते हुए चलना है। तो कोर्ट ने हमें ये नहीं कहा कि डिवोर्स नहीं मिलेगा। कोर्ट ने ये कहा कि जब भी आप डिवोर्स की पिटीशन को ड्राफ्ट कर रहे हो तो इस बात को भी एश्योर कर लेना कि जरे में या प्लीडिंग में ऐसा कोई फैक्ट ना आ जाए कि तलाक की पिटीशन तुरंत पहले जो है मैंने सेक्स किया है। अगर ऐसा है और जो प्रीवियस सेक्स है वो अकाउंटेबल है, मीन्स उस पर कोई तकलीफ आपको नहीं है, तो ऐसे सैन्य परिणाम जो हैं आपके लिए घातक हो सकते हैं। तो ये जजमेंट नहीं है, केवल एक संकेत है, और समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। क्लियर है? तो इसलिए ड्राफ्टिंग अच्छी करो, मजबूत करो, ताकि दिक्कत ना ही हो, और जो भी फैक्ट्स सर्कमस्टेंसेस पर रिलाई कर रहे हो उसको पूर्ण रूप से पेश करने का प्रयास भी करना है। घबराना नहीं है, केवल ड्राफ्टिंग का सारा पर्सपेक्टिव है, कैसे करना है, क्या करना है, किन बिंदुओं को ध्यान में रखना है, ये मैंने प्रैक्टिकल वे में आपको इनलाइटन करने का प्रयास किया। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद।